नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिन भर की 9 बड़ी खबरें जिन पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे हर अपडेट। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं हमारे वो कौन से 9 संवाददाता होंगे, 9 सहयोगी होंगे जो ग्राउंड जीरो से आप तक हर अपडेट पहुंचाएंगे। दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, विनीत श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ेंगे, प्रदीप नांदेव रायपुर से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इधर नीरज मिश्रा लखनऊ से जानकारी देंगे, अनुज अवस्थी देहरादून से और राजीव मोहन रांची से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद इधर दीपक कुमावत जयपुर से, हैदर अली गाजियाबाद से और शुभम पांडे मुंबई से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 9 सहयोगी हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। दिन भर की 9 बड़ी और अहम खबरों पर हम आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज इसका आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे सम्मेलन का शुभारंभ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आज भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 29 देश इसमें शिरकत कर रहे हैं। 2024 के लिए भारत इसका अध्यक्ष बना है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है और पीएम मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। बड़ी खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। शाम 5 बजे पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और 29 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। 2024 के सम्मेलन के लिए भारत अध्यक्ष है। भारत मंडपम जिसका इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में विधायक दल की आज बैठक होनी है। तीनों पर्यवेक्षक आज जयपुर पहुंचेंगे। तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के नए सीएम के नाम का ऐलान भी आज होने वाला है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से राजस्थान के लिए तीनों नियुक्त पर्यवेक्षक आज जयपुर में पार्टी ऑफिस में होने वाली विधायक दल की बैठक में रहेंगे। राजस्थान में इस बार बीजेपी ने 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 69 सीट। तो राजस्थान को आज नया सीएम मिल जाएगा। सीएम के सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आज जयपुर पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी सह पर्यवेक्षक हैं। जयपुर में आज विधायक दल की बैठक और बैठक के बाद सीएम के फेस का ऐलान। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक कुमावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे आपसे कि आज क्योंकि राजस्थान के सीएम का ऐलान होने वाला है। तो पिछले 9 दिनों से पूरे राजस्थान की जनता को और सभी को इंतजार था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जिसका इंतजार आज जो है 4 बजे के बाद में
खत्म हो जाएगा और 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तकरीबन 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि उनको पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान के लिए चुना गया है। इसके अंदर विनोद तावड़े और सरोज पांडे का नाम भी है साथ में। 3 पर्यवेक्षक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और तकरीबन 12 बजे पहुंच जाएंगे। वहां से सीधा होटल ललित जाने का उनका कार्यक्रम रहेगा। वहां पर तकरीबन 3 घंटे से 2.5 से 3 घंटे का समय रिजर्व रखा गया है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर वो पधारेंगे और यहीं से वो नाम उसका जिक्र होगा। और पिछले तकरीबन 1:30 बजे से लेकर और 3 बजे के आसपास का जो समय रखा गया है वो रजिस्ट्रेशन विधायकों के, और 1 बजे यहाँ पर पहुंचने के लिए आदेश दिए गए हैं कि 1 बजे यहाँ पर पहुंचे। तो 1:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 3 बजे तक को जो है लंच का समय यहाँ पर रहने वाला है विधायकों का। और उसके बाद में विधायक दल की बैठक 4 बजे शुरू हो जाएगी और जो आंकड़े आने वाले हैं वो 6 बजे तक सीएम फेस के नाम पर मोहर लग चुकी है और सामने आ जाएगा। अब रही बात ये कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, जो लंबे समय से इंतजार था, तो इसके लिए सामान्य वर्ग के चुने जाने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश को देखा जाए और छत्तीसगढ़ को उठा के देखा जाए तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि जो सामान्य वर्ग बाकी बच गया है, आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़ को साधा गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो उसके अंदर ओबीसी वर्ग को साधा गया है। तो यहाँ पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि सामान्य वर्ग से, जनरल कैटेगरी से या फिर बिल्कुल दूसरी ओर दीपक, से इंतजार इसी निकलने का है कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। वो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगेगी। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। तो मोहन यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और खुद शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन भी किया है। विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। विनीत, आज कहा जाए तो नाम का ऐलान तो हो चुका है, कल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। जी, मैं बता दूं कि अब शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ये शपथ होगी, दिन में ये शपथ होगी और मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव, जो कि उज्जैन दक्षिण से जीत कर आते हैं और 2013 से लगातार वो विधायक है, तीसरी बार के इस बार विधायक है और पिछले शिवराज कार्यकाल में वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, खुद पहलवान हैं, यादव हैं और मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं बता दूं कि मोहन यादव का जो 6 तारीख को जेपी नड्डा का फोन आया था और उसके बाद दिल्ली अचानक वो गए और मात्र 15 मिनट की रात 11 बजे उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद वो वापस लौट कर आ गए। और उसके बाद जब कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी तो तीसरी पंक्ति में जाकर वो बैठे हुए थे और उसके बाद अचानक से जैसे ही उनके नाम की उद्घोषणा हुई, वो खुद भी चौंक गए और साथ में हम सभी लोग चौंक गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, सिंधिया, इन जैसे बड़े नामों को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती, लेकिन मात्र 3 बार के विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 13 तारीख को दिन में शपथ लेंगे मोहन यादव और उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी मध्य प्रदेश के शपथ लेंगे, जिसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला है। जगदीश देवड़ा भी मालवा से ही आते हैं और विंध्य से राजेंद्र शुक्ला रीवा से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बिठाया गया है, जहां ओबीसी चेहरे के तौर पर मोहन यादव को आगे बढ़ाया गया, वहीं एससी चेहरे के तौर पर जगदीश देवड़ा को और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजेंद्र शुक्ला को आगे बढ़ाया गया। वहीं ठाकुर नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष के नाम के लिए
आगे रख दिया गया है। इस तरीके से जातिगत समीकरण जो है वो मध्य प्रदेश में इन 4 नामों के ऐलान के साथ बैठाया गया है। विनीत, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो गया, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, इनके अलावा क्या अन्य कितने मंत्री और हैं जो शपथ लेने वाले हैं? जी, 12 से 13 लोगों के नाम आज एक आध घंटे में स्पष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 12 से 13 लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। पूरा मंत्रिमंडल तो यहाँ पर अभी शपथ नहीं लेगा, छोटा मंत्रिमंडल होगा। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी सभी तरीके के मतलब सभी मंत्रियों को अगर अभी कैबिनेट में जगह दे दी जाएगी, तो हो सकता है कि लोकसभा को के चुनाव को लेकर कुछ ऊंच नीच देखने को मिल जाए। इसीलिए सरकार जो है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इस चीज को समझता है और अभी छोटा मंत्रिमंडल जो है 12 से 13 मंत्रियों को जो है वो यहाँ पे शपथ दिलाएगा, ताकि जो अन्य विधायक है उनमें आस बनी रहे कि अगला जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें उनका नाम जरूर आगे बढ़ाया जाएगा। मैं बता दूं कि मोहन यादव को जो मध्य प्रदेश से इस बार मौका दिया गया, कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि यादव बहुल इलाका दोनों हैं और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यादव जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए मध्य प्रदेश में यादव को जो है वो मौका दिया गया है। साथ ही अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश में बड़ा नाम है, राष्ट्रीय नेतृत्व में भी उनकी अब महती भूमिका हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में 1 जनवरी को जब जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो तो उस समय हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी दावेदारी हो। साथ ही एक चीज और निकल कर भी आ रही है कि छिंदवाड़ा से, जो कि कमलनाथ परिवार का जो है वो एक गढ़ रहा है शुरू से, और उस बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान को लेकर विनीत तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक बड़ी खबर, शेयर बाजार की ऐतिहासिक उड़ान फिर 70,000 के पार पहुंचा है सेंसेक्स। निफ्टी ने भी कमाल किया है, निफ्टी ने भी 21,026 का स्तर छू लिया है। शेयर बाजार में बीते हफ्ते से जो तेजी का दौर शुरू हुआ वो लगातार जारी है। बाजार के दोनों इंडेक्स लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। शेयर बाजार ने कल इतिहास रचा और नए मुकाम पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार निकल गया और इसने 70,057 के स्तर को छू लिया है। निफ्टी ने भी 21,026 का स्तर छू लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, शेयर बाजार में 70,000 के पार पहुंच गया है सेंसेक्स। बड़ा उछाल शेयर बाजार में देखने को मिला है। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, शेयर बाजार की ये ऐतिहासिक उड़ान, एक बड़ी उछाल। बिल्कुल, देखिए चारोजीत, 24 सितंबर 2021 के बाद कल के दिन भारतीय शेयर बाजार में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिली है। कल शेयर बाजार अगर बात करें, सेंसेक्स 70,000 के पार गया, जबकि निफ्टी 21,000 के पार जो है वो जा चुका था। देखिए इस हफ्ते कारोबार होने की अच्छी उम्मीद जो है वो जताई गई। इसमें साफ तौर पर देखिए जो 3 बड़े शेयर हैं उसमें देखने को ज्यादा गिरावट मिली। देखिए आईसीआई बैंक, आईटीसी और एल&टी लॉस एंड टर्बुलेंस जो कंपनी, इनके प्रमुख शेयर थे जिनकी उछाल 60,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दी गई। उसके बाद अब ये कयास लगा जाए कि भारतीय बाजार में इस हफ्ते कारोबार होने की अच्छी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि भारतीय बाजारों में हमेशा देखा गया तो लगातार गिरावट देखने को मिलती थी। इलेक्शन आए थे, उस वक्त रिजल्ट आए थे तो भी शेयर में मार्केट में काफी उछाल देखने को मिलते थे। लेकिन अब कल के दिन, कल जिस तरीके से 11 दिसंबर के दिन हमने देखा कि एक तरफा उछाल भारतीय बाजारों में शेयर मार्केट में देखने को मिला, तो ऐसे में कयास ये लगा जा रहा है कि इस हफ्ते कारोबार होने की अच्छी उम्मीद जताई जा रही है। तमाम जो निवेशक है, तमाम जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, तमाम जो इन्वेस्टर्स है, उन्हीं के चेहरे पर खुशी जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत करीबन 2 सालों के बाद आखिरी बार 60,000 पहुंचा था सन 2021 में, तो 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को। ये शेयर जो है 60,000 से 70,000 पहुंचने के, देखिए 10,000 की बढ़ावट हुई है, लेकिन फिर भी राहत की बात है कि जो शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में 2024 में भी इसी तरह से उछाल देखने को मिल सकता है और बाजार काफी अच्छा रहेगा व्यापार करने के लिए। शुभम, पिछली बार भी अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते से लगातार रिकॉर्ड जो है वो एक बनता जा रहा है, उछाल जो है वो लगातार चल रहा है।
बिल्कुल देखिए बिल्कुल पिछले हफ्ते 5 राज्यों के चुनाव आए थे, उसके बाद से इस वक्त शेयर मार्केट थोड़े से डाउन थे, लेकिन जैसे रिजल्ट घोषित हुए तो काफी बाजार में उछाल देखने को मिले। इसके अलावा तमाम जो इन्वेस्टर थे वो शेयर खरीदना शुरू कर दिए। तो ऐसे में इस महीने भी उम्मीद जताई जा रही थी कि शेयर मार्केट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कई सारे निवेशक जो थे वो इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में इस महीने कारोबार होने की अच्छी उम्मीद जो है वो जो बाजार के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते कारोबार अच्छा हो सकता है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर हो या एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स हो, जिन्होंने भी शेयर खरीदे उनके शेयर्स में काफी उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे 9 रिपोर्टर दीपक चावला, विनीत श्रीवास्तव, प्रदीप नामदेव, नीरज मिश्रा, अनुज अवस्थी, राजीव मोहन, दीपक कुमावत, हैदर अली, शुभम पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 9 बजे 9 रिपोर्टर आप देख रहे हैं, जिसमें हर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तैनात हैं। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं हमारे तमाम सहयोगियों के नाम। दीपक चावला जयपुर से जुड़े हुए, विनीत श्रीवास्तव भोपाल से, प्रदीप नामदेव रायपुर से हैं, नीरज मिश्रा लखनऊ से, अनुज अवस्थी देहरादून से, राजीव मोहन रांची से, दीपक कुमावत जयपुर से, हैदर अली गाजियाबाद से, शुभम पांडे मुंबई से जुड़े हुए हैं हर अपडेट के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी बड़ी खबर। 13 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विष्णुदेव साय लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य 13 दिसंबर को शपथ लेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इस दौरान वहां पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन सहित कई राज्य के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। तो कल छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, कल नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। जी बिल्कुल चारुल, देखिए कल जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय कल वो लेंगे और शपथ ग्रहण में मोदी, केंद्रीय गृह अमित शाह और तमाम जो राज्य वो भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुखिया मंडावी समेत ये तमाम राज्य के मुख्यमंत्री हैं शामिल होंगे। तो फिर 2 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में शपथ ग्रहण होगा। विष्णुदेव के साथ जो डिप्टी सीएम है वो भी शपथ लेंगे और जो मंत्रिमंडल का आज गठन हो जाएगा तो मंत्री भी सभी शपथ लेंगे। तो देखिए, जैसा कि 3 दिसंबर को बीजेपी का रिजल्ट आया, इससे पहले जितनी भी सभाएं हुई हैं, चुनावी सभाएं लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता से कहा था कि देखिए मैं दोबारा आऊंगा। और 3 दिसंबर तक सभी को निमंत्रण देकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, फिर एक बार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी मोदी के साथ राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। और 2 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, शपथ ग्रहण होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का चौथा मंत्री शपथ लेगा और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शपथ लेंगे। प्रदीप, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आगे अगर हम देखें तो क्या लगता है क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, उसके बाद आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो मोदी की गारंटी है, घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी की गई है, मोदी के नाम से है। तो देखिए, उस पर भी डिप्टी सीएम का पहला बयान आया था कि जो मोदी की गारंटी है वो हम पूरी करेंगे। और सबसे पहला फैसला होगा, कैबिनेट का पहला फैसला होगा कि जो 18 लाख मकान है, जो 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान है वो सभी को मकान दिए जाएंगे। उसके बाद धान खरीदी की बात करें, 3100 रुपए
₹2100 प्रति क्विंटल 2100 रुपए देने की बात कही थी बीजेपी ने। तो देखिए वो भी ये है पहली कैबिनेट में किया जाएगा। तो देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुनौती तो काफी आगे, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में विष्णुदेव साय का साफ तौर पर कहना है कि जो भी मोदी की गारंटी है हम पूरी करेंगे। फिलहाल कल दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में जो चलिए, शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर, महामहिम द्रौपदी मुर्मू के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। लखनऊ में दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे के दूसरे दिन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू यूपी के दौरे पर हैं और इस दौरे का आज दूसरा दिन है। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज महामहिम के यूपी दौरे का दूसरा दिन, जी बिल्कुल। देखिए आज राष्ट्रपति का जो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के आज 2 दिन के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रिपल आईटी के जो स्टूडेंट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको डिग्रियां देंगी। और जिस तरह से लखनऊ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है, यहाँ पर आईआईएम की स्थापना है, यहाँ पर 2015-16 में आईआईटी भी आ गया। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार खासकर लखनऊ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। और आज छात्रों को राष्ट्रपति के द्वारा ये डिग्रियां मिलना बेहद अहम है। और 10:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम में जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। लगभग 1 बजे राष्ट्रपति यहाँ से चली जाए। नीरज के इसके अलावा कोई अन्य कार्यक्रम भी है लखनऊ पहुंचने पर महामहिम का? जी देखिए, 2 कार्यक्रम राष्ट्रपति के थे। पहला कार्यक्रम कल डिवाइन हार्ट जो हॉस्पिटल है वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी। और आज जो है वो बच्चों को डिग्रियां देंगी। जो ट्रिपल आईटी के तमाम मेधावी छात्र हैं उनको डिग्रियां देंगे, उनको मेडल देंगी। और ये छात्रों के लिए खुशी का पल होगा कि राजधानी लखनऊ के ट्रिपल आईटी के जो मेधावी छात्र हैं उनको राष्ट्रपति के हाथों ये मेडल और डिग्रियां आज उनको प्रदान की जाएंगी। 2015 और 16 में ये स्थापना हुई थी ट्रिपल आईटी की राजधानी लखनऊ में। इसके पहले तमाम उच्च शिक्षा संस्थान जो कि राजधानी लखनऊ में एक शिक्षा का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। और ये एक गौरव का क्षण होगा तमाम छात्रों के लिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा उनको डिग्रियां और मेडल दी जा रही है। तो फिलहाल आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10:30 बजे से ये कार्यक्रम है, जहां पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और इसके अलावा राज्यपाल और तमाम लोग मौजूद होंगे जो छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे और उनको डिग्रियां देंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से एक बड़ी खबर। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने की कवायद लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने की कवायद लगातार चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड, जिसे ड्रग्स फ्री बनाने की जो कवायद है वो जारी है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का आयोजन किया गया है। कल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गांधी पार्क में कार्यक्रम का यह आयोजन किया जाएगा। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्राथमिकता भी दी थी और एक मिशन के तौर पर उन्होंने इसका जिक्र किया था कि देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, नशा मुक्त। ड्रग्स फ्री
बनाने की कवायदें जो हैं वो चल रही हैं। और अभी एक बड़ी खबर, ईडी ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, आज पूछताछ के लिए सोरेन को बुलाया गया है दिल्ली के ईडी मुख्यालय पर। आ सकते हैं सोरेन। 5वीं बार सीएम सोरेन को नोटिस भेजा गया है। जमीन घोटाले मामले को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। सबसे पहला समन 14 अगस्त को जारी किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन को आज फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन क्या सोरेन ईडी के सवालों का सामना करने के लिए पहुंचेंगे? राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ईडी का समन तो पहुंचा है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे सोरेन। क्या जानकारी है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनको ये 6ठी बार ईडी ने नोटिस भेजा है, लेकिन अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि 5 जो इससे पहले जितने भी नोटिस उनको समन जारी किया गया था उसमें हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए थे, और इस बार भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि टाइम जो है वो तकरीबन 12 बजे का मुकर्रर किया गया है, दोपहर 12 बजे। तो अब देखना है कि क्या हेमंत सोरेन अपना पक्ष रखने के लिए जो जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ है ईडी के दफ्तर जाते हैं और अपना पक्ष रख पाते हैं कि नहीं। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसमें यही है कि इस पर सस्पेंस बरकरार है। हेमंत सोरेन इनमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसी बीच जो है भाजपा की तरफ से हमले भी शुरू हो गए हैं। भाजपा के कई नेता हेमंत सोरेन के इस रवैये पे नाराज होकर कहा है कि हेमंत सोरेन को कानून का पालन करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने भी कल कहा कि उन्हें कानून का पालन करते हुए ईडी के दफ्तर में जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि इस मामले में राज्यपाल को आगे आकर कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हैं और जब एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती है तो इन चीजों का सम्मान होना चाहिए। 6ठी बार ये समन गया है। फिलहाल देखते हैं कि वो पहुंचते हैं या फिर नहीं। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इस पूरे हत्याकांड में अब एक महिला की एंट्री हो चुकी है, क्या जानकारी है? कौन है ये महिला? देखिए, बिल्कुल ही पूजा सैनी इसका नाम है, जो कि लेडी डॉन है। अपने पति महेंद्र के साथ ये जयपुर में रहती है और बताया जाता है कि नितिन फौजी जब बरगढ़ हरियाणा से यहाँ पर आया था, लगभग 28 तारीख को यहाँ पर जयपुर में आया था और लगभग 5 से 7 दिन जो है उनके घर में रहा था। पूजा सैनी ने उसे दो पिस्टल, 1 मैगजीन और कारतूस दिए थे। बताया भी जाता है कि पूजा सैनी और उसके हस्बैंड के पास AK-47 जो है, बड़ी रिवॉल्वर जो है वो भी है। AK-47 राजू ठेठ की जब राजस्थान में हत्या हुई थी तो उस पूरी वारदात में भी AK-47 जो है इस्तेमाल होनी थी। और अब उसका पति जो है वो AK-47 लेके फरार हो चुका है। पति महेंद्र है वो फरार हो चुका है, लेकिन पूजा सैनी जो लेडी डॉन है उसे जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि नितिन जब जयपुर आया है तो वो उनके घर पे रुका, उसने उसको खाना दिया और एक बंद कमरे में नितिन को रखा जाता है। और जब नितिन वारदात करने गया तो वो उसका पति जो है महेंद्र, वो अपनी गाड़ी से उसको अजमेर रोड तक छोड़कर आया था और बाकायदा उन्हें बेड्स ऑफ लक कहा था। और बताया भी जाता है कि 50-50 हजार रुपए जो पूजा है उसने दोनों शूटर को दिए, 50,000 एक को, 50,000 एक को, रोहित को और नितिन को, ताकि फरारी के दौरान उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं हो और वो आसानी से जो है फरार हो सके। जो रोहित है वो भी जो है अपनी उसने एक वारदात करने के लिए मोटरसाइकिल खरीदी थी, उसको 20,000 रुपए दिए थे डाउन पेमेंट के लिए
और उसी मोटरसाइकिल से ये दोनों बदमाश जो है वारदात को अंजाम देने के बाद भागने वाले थे। एक गली में खड़ा कर दिया था, लेकिन वहां पर स्थानीय काम चल रहा था, तो मजदूरों ने उस मोटरसाइकिल को थोड़ा साइड में कर दिया था। इस वजह से उनको मोटरसाइकिल नहीं दिखी और इसी वजह से इन्होंने एक अन्य स्कूटी सवार को फायरिंग करके लूटा था। यानी कि यूं कहे कि पूरा का पूरा प्री प्लान था। और देखा जाए तो पिछले कई सालों में देखा जाए तो राजस्थान जो है बड़े बदमाशों का अड्डा बन चुका है। यूपी के बदमाश, दिल्ली के बदमाश, हरियाणा के बदमाश यहाँ पर आए हैं। सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड के शूटर भी राजस्थान से गिरफ्तार हुए थे। राजू ठेठ की जो हत्या हुई थी उसमें भी राजस्थान में बदमाश थे, और अब हरियाणा के ये सुखदेव सिंह गोगामेडी। तो यूं कहे कि राजस्थान में लगातार जो है बाहरी राज्य के जो बदमाश है वो एक सेफ जोन मान रहे और राजस्थान में रुकते हैं। अब जरूरत यह है कि जिस तरह से यूपी में सख्त है पुलिस वहां की, उसी तरह राजस्थान पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, तभी जाकर एक संदेश जाएगा बदमाशों में कि आप हमारे राज्य में आएंगे, बदमाशी करेंगे तो आपका भी वही अंजाम होगा जैसा यूपी में होता है। तो बहुत ज्यादा सख्ती से निपटने की जरूरत है, तभी जाकर दीपक, लेकिन कुछ बदमाश तो ऐसे भी होंगे जो राजस्थान से होंगे, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि सारे बदमाश अलग अलग राज्य से भागकर ही राजस्थान पहुंचे। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा के बीच लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही लोगों का दम घुटने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वायु प्रदूषण को लेकर ही दिल्ली के कर्तव्य पथ का वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खराब वायु प्रदूषण से पूरे बादल छाए हुए हैं। यानी देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर ही लगता है कि दिसंबर महीने में तो राहत नहीं मिलने वाली। आपको बताते हैं किस जगह पर AQI कितना मापा गया। हमारे साथ सहयोगी हैदर अली जुड़ गए हैं। हैदर, फिलहाल अगर स्थिति देखें तो दिल्ली NCR में जिस तरह से धुंध छाई हुई है, राहत के कोई आसार दिसंबर में तो नजर नहीं आते। जाती है तो राहत यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों जो है NGT के आदेश को साबित किया गया था, उसको धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो नियम है वो पूरी नियमों को साथ पर रखकर कार्य कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, यह पूर्व में नियम लागू होते हैं कि वहां पर निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे, गैर सरकारी या सरकारी निर्माण कार्य नहीं होंगे, लेकिन बराबर जारी है। या इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होनी है, तो डिमोलिशन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। ऐसे में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर बनी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे में इस नियमों को धरातल पर किस तरीके से अमल में लाया जाए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियां ही इन नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आम जनता जो है कहीं ना कहीं रोड पर निकलने के लिए वो मास्क लगाकर निकल रही है, वो अपना काम कर रही है। न्यूज इंडिया ने लगातार खबर चलाई है, न्यूज इंडिया की खबर का असर भी हुआ है, लोग जागरूक भी हुए हैं। जो लोग बॉडी डॉक्टर सुबह जाया करते थे वो कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो खासकर भी दमे के मरीज है, उन्होंने अवॉइड कर दिया है रनिंग वॉक पर से। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का जो जिम्मेदारी बनती है वो कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आ रही है। वैसे में NGT को सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के अंदर जाम की स्थिति बनी है। भारी मेहमान जो है हमारे दिल्ली के अंदर आते हैं तो उनके लिए सर्कलों पर जाम लगाया जाता है, जो उनका काफिला निकाला जाता है। तो ऐसे में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर हो जाती है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में पिछली बार भी दिसंबर के महीने कहीं है ना ऑर्डिनेंस का फॉर्मूला लागू कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा तो लोगों को राहत कैसे दी जाए, क्योंकि दमे के मरीजों की जनसंख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, अस्पतालों के अंदर भीड़ लग रही है, बच्चे परेशान है, आंखों में जलन हो रही है, खराश हो रही है। तो ऐसे में सुनिश्चित करना होगा कोई प्रशासन भी वो प्रशासनिक अधिकारी है जो इस पर अमल नहीं करना चाहते या इस नियमों को ताक पर रख रखता है, तो उन पर कार्रवाई होनी। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हैदर। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में ये तमाम सहयोगी, दीपक चावला जयपुर से, विनीत श्रीवास्तव भोपाल से, प्रदीप नामदेव रायपुर से, नीरज मिश्रा लखनऊ से, अनुज अवस्थी देहरादून से, राजीव मोहन रांची से, दीपक कुमावत जयपुर से, हैदर अली गाजियाबाद से, शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हर जानकारी आप तक पहुंचाई। और इसी के साथ 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।